जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ये बात तो अब हमें शायद मान लेनी चाहिए कि सनातन धर्म ही सबसे ज्यादा लिबरल धर्म है। लिबरल मतलब ओपन धर्म है। ओपन मतलब कि ये हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए तैयार रहता है, फिर चाहे वो सेक्स जैसा एक मुद्दा क्यों ना हो, जो कि हमारे समाज में एक टैबू है, जहां पर कि हर कोई इस बारे में बात करके सोचता है कि हमने कोई पाप कर दिया, लेकिन करता हर कोई है। भाई अब देखिए, बंद दरवाजों के पीछे जो चीजें अक्सर होती हैं उनका लोग फायदा भी उठाते हैं। ऐसे में यदि किसी चीज को लेकर अगर खुलकर बात होगी तो उसके बारे में नियम कायदे कानून सही तरीके से बनाए जा सकेंगे। अगर हम लोग बात करें तो जुआ भी कुछ ऐसा ही होता है। जुए को अगर आप देखें तो अभी डिजिटल मार्केट में जिस प्रकार के एप्लीकेशंस चल रहे थे, उन सब के ऊपर अब सरकार ने उनको एक्नॉलेज करके उनके ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें OMG की, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो विषय इस मूवी में है, उस विषय को ही लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा एक टैबूपन दिखाया गया है। टैबूपन कैसे कि जो चीज़ें यहाँ पर हैं उन चीज़ों को गलत तरीके से हम लोगों को दिमाग में डाला गया है। कहीं ना कहीं वही एक गलती दिखती है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मुझे गाली देने का ही मन करे, लेकिन मुझे इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो कि गलत था या गलत तरीके से दिखाया गया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको के ऊपर लेकर पॉइंट आउट किया जा सकता है, जैसे कि अक्षय कुमार को शराब पीते हुए दिखाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको के लेकर लोग आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन हम इस मूवी के अच्छे एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दें तो शायद ठीक रहेगा। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी स्टारर OMG 2 सेंसर बोर्ड के टेबल पर फंसने की वजह से रिलीज से पहले ही काफी ज्यादा चर्चा में रह चुकी है। फिल्म देखते हुए सेंसर बोर्ड के करवाए हुए बदलाव साफ नजर आते हैं और ये कहने के फ्लो में थोड़े अटपटे भी लगेंगे, लेकिन फिर भी OMG 2 थिएटर्स में जनता का मूड कंट्रोल करके रखने वाली फिल्म लगती है। 2012 में आई OMG में परेश रावल और अक्षय कुमार की जुगलबंदी ने जनता को पर्दे पर एक ऐसी कहानी दी थी जिसकी रिपीट वैल्यू बहुत तगड़ी। टीवी पर जब भी ये फिल्म आती है जनता इसे बार बार देखती है। OMG 2 में कहानी पंकज त्रिपाठी के इर्द गिर्द घूमती है। पंकज इस मौके का एक बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं और एक दमदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। अक्षय का किरदार ट्रेलर में जितना मजेदार नजर आ रहा था, फिल्म में भी ठीक वैसा ही है, बल्कि कुछ मोमेंट्स तो ऐसे हैं जो कि लिटरली अक्षय ने अपने कंधों पर ही लेके चले गए। उनके नेचुरल चार्म यहाँ पर अलग ही देखने के लिए मिलता है और उनके रोल को मैं कहूंगा कम तो नहीं बल्कि और ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता था। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसी कहानी को पर्दे पर पिरोया गया है जो कि आपको लिटरली देखकर लगेगा कि नहीं, इस कहानी में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत है। लेकिन जो बड़ी बात फिल्म कहना चाहती है वो सारी चीजों के मुकाबले थोड़ी भारी पड़ती है। कहानी की बात करें तो OMG 2 में पंकज त्रिपाठी बने कांति शाह मुदगल, भगवान महाकाल का जो पक्का भक्त है कांति। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर प्रसाद चढ़ावे वगैरह की दुकान चलाता है। मंदिर के बड़े पुजारी, जिनका किरदार गोविंद नामदेव ने निभाया है, इनकी शरण में रहने वाला कांति एक सच्चे आस्तिक भक्त की सबसे आइडियल इमेज है। उनका बेटा एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है और स्कूल इंटरनेशनल हो या कस्बाई है तो इंडिया में ही, और उसमें स्टूडेंट्स आते तो हैं हमारे इसी समाज के। तो कांति का बेटा विवेक स्कूल में एक घटिया बुलिंग एपिसोड से गुजरता है और अपना कॉन्फिडेंस खो बैठता है। इस टूटे हुए कॉन्फिडेंस के साथ वो स्कूल के वॉशरूम में कुछ ऐसा करता पाया जाता है जिसके बारे में खुले में बात करना भी घोर अनैतिक माना जाता है। और ऐसा काम करते हुए वही बच्चे जो कि इसको बुली कर रहे होते हैं उसका वीडियो बना लेते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ही होगा। कहानी में वही होने लगता है कि अब विवेक पूरे शहर में एक गंदा बच्चा बन जाता है। मोहल्ले पड़ोसी से लेकर अपने पिता तक की नजरों में वो अनैतिक घोषित हो जाता है और सबसे बड़ी बात, उसकी डिग्निटी एकदम से खत्म हो जाती है। इस सिस्टम में वो आत्महत्या तक करने की कोशिश कर लेता है। शहर समाज में अपने बेटे के चलते जलील हो रहे कांति भाई को मतलब शहर तक छोड़ने की नौबत आ जाती है। लेकिन फिर इसके बाद कांति को पुलिस स्टेशन में एक फकीर मस्तमौला आदमी मिलता है, अक्षय कुमार, जिनको की बातों से धीरे धीरे कांति को समझ में आना शुरू होता है कि वो अपने बेटे को लेकर कितना ज्यादा गलत था। यह फकीर पुलिस वाले के पास अपने खोए हुए सामान की शिकायत लेकर आया है। विवेक को आत्महत्या करने से भी यही बचाता है, लेकिन वो सिर्फ एक फकीर नहीं बल्कि महाकाल, हमारे शिवजी द्वारा भेजा गया कोई दूत है। उसी की बातों से कांति को भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उसने खुद और स्कूल ने बच्चों को सेक्सुअल एडवेंचर्स को अनैतिक घोषित कर दिया है। एक दरअसल उम्र का पड़ाव आता है जिस उम्र में हर कोई ये चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, लेकिन वहां पर यदि आप उसके मन में अपराध बोध को डाल देंगे तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर हमेशा ही एक अपराधी की तरह सोचेगा। तो ऐसे में कांति खुद अपने बेटे के स्कूल और अन्य कई लोगों पर मुकदमा ठोकता है और लड़ाई करता है। मकसद यह है कि विवेक को गलत कहने वाला पूरा समाज ये समझे कि गलती उसकी है, बच्चे की नहीं। लेकिन इस केस में कांति के सामने एक तेज तर्रार महिला वकील है, यामी गौतम, और यकीन मानिए कामिनी का किरदार यामी गौतम ने जितने अच्छे से निभाया है वाकई में वो काबिल तारीफ है। यामी गौतम को जितना भी अब काम मिल रहा है बहुत ही कॉन्क्रीट काम कर रही हैं
मतलब थर्सडे के बाद से तो मैं लिटरली उनका एक एक करके कायल ही होता जा रहा हूं। खैर, अगर हम यहां बात करें कामिनी की, यामी गौतम की, तो कामिनी के आने को जज अपने कोर्ट के लिए एक सम्मानजनक स्थिति मानता है। तो आप खुद सोचिए वो कितनी बड़ी वकील है। तो यहां पर क्या गांधी जीत पाएगा? क्या विवेक को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिल पाएगी? और क्या स्कूल फिर से विवेक को स्कूल में वापस लेगा? OMG2 इसी खेल को स्क्रीन पर दिखाती। एक कहानी को लेकर इस मूवी के काफी बंदरबाट हुआ है कि भाई नहीं, आदि पुरुष में जो गलतियां होती है उसे दोहराना नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आदि पुरुष में जो गलतियां हुई है ना, वो जानबूझकर करी हुई गलतियां हैं। अगर हम OMG के संदर्भ में इस पूरी कहानी को देखें तो आपको ये चीजें कहीं तक भी गलत नहीं लगेंगी। मतलब वो सीन जहां पर कि जब भी शिवजी का दूत मतलब कि अक्षय कुमार जाते हुए दिखाई देते हैं और पीछे पीछे नंदी महाराज जाते दिखते हैं, वो वाकई में काफी अच्छा सीन है। और सबसे बड़ी बात, एक सीन में तो गदर का गाना गाते हुए तक दिखाई देते हैं अक्षय कुमार। तो वही आप खुद ही समझ लो कि यहाँ तो गदर को भी ट्रिब्यूट दे दिया गया। लेकिन गदर 2 उतनी अच्छी निकली नहीं है, ये बता दूं, उसके भी रिव्यू में हम बात करेंगे। तो कहानी की अगर बात करें तो फिल्म के राइटर डायरेक्टर अमित राय ने OMG2 के लिए एक काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इनकी मूवी को काफी ज्यादा काटने छाटने की कोशिश करी। लेकिन देखिए यहां पर मुझे मेकर्स का स्टैंड अच्छा लगा। उन्होंने A सर्टिफिकेट के साथ इस मूवी को रिलीज करना सही समझा, बशर्ते इसके कि मूवी को काट छाट करके रिलीज करने से। OMG की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि लगभग कोई हर 3 लाइन में आपको एक पंच मिलता है जो आपको हंसाता है, गुदगुदाता है या फिर सरप्राइज करता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, बल्कि फिल्म के सेकेंड हाफ में जब कहानी का सारा फोकस कांति, उसके परिवार और कोर्ट केस पर आता है तो स्क्रीन प्ले की स्पीड थोड़ी सी स्लो जरूर हो जाती है, लेकिन आप ध्यान नहीं हटा पाते। फिल्म के नैरेटिव में तो अक्षय कांति की मदद कर रहे हैं। बड़े पर्दे पर ऐसा लगता है कि स्लो पड़ती कहानी में माहौल जमाने के लिए अक्षय की जरूरत पड़ी। पूरे कोर्ट केस में खुद कई बड़ी दिक्कतें हैं। बड़े पर्दे पर कोर्ट रूम ड्रामा को कानूनी दांवपेच दिखाने से ज्यादा एक जरूरी डिस्कशन की डिवाइस की तरह यूज किया गया, और वो सही भी। अगर एक समाज को आपको कुछ चीजें समझानी है तो उसके लिए सब चीजें जरूरी होती हैं। OMG2 में ये जरूरी बहस कई बार अपनी जगह से आपको खिसकती हुई भी लगेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी सीट से हटेंगे नहीं। जैसे एक मौका आता है जब विवेक के स्टिग्मा पर बात होने की बजाय भारत में कामशास्त्र के ऊपर बात पहुंच जाती है। कई लोगों को यहां पर ये चीज गलत लगेगी, लेकिन आपको यहां पर यह समझना चाहिए कि उस जगह पर, उस मौके पर कामशास्त्र के बारे में बात किया जाना कितना ज्यादा जरूरी था। दरअसल यहां पर चीजों को जिस तरीके से सनातन धर्म से जोड़कर बताया गया है कि सनातन धर्म किस प्रकार से एक लंबे समय से एक अच्छी खासी अपने डेवलपमेंट को लेकर साथ चल रहा है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों के कारण कहीं ना कहीं से एजुकेशन, इस शिक्षा पद्धति को हटाया गया, और इसी कारण से आज की तारीख में हम कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत में जाते जा रहे हैं। यहां पर वीडियोस को बनाना, बिना कंसेंट के जो वीडियो बनाकर वायरल कर दिए जाते हैं, उनको लेकर भी बात हुई। अच्छी बात यह है कि OMG2 में भारत में बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन की जरूरत पर चर्चा करी गई, लेकिन यहां पर एक बच्चे के साथ हुई उस घटना के बारे में पूरी बात है। मतलब सेंटर में रखकर समझाया, उस बच्चे को लेकर गया है, जिससे कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ दिया गया। केस के बहाने सेक्स एजुकेशन की जरूरत पर बात होती है, लेकिन यहां पर जो नैरेटिव है कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक दर्शाएगा कि नहीं यार, कुछ कमी रह गई। लेकिन मैं ओवरऑल इस मूवी से पूरी तरह संतुष्ट हूं। यहां पर जो चीजें जिस तरीके से बताई गई हैं, चाहे वो सनातन धर्म को लेकर हो, एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो, वो सभी बातें कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगेंगी। कहानी में पंच, कॉमेडी भरे हिस्से, पंकज त्रिपाठी का बेहतरीन काम, लिटरली बेहतरीन काम आपको आखिर तक फिल्म से जोड़ के रखेगा। पंकज त्रिपाठी किस दर्जे के बेहतरीन एक्टर हैं, ये ऑडियंस के सामने बार बार आता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके किरदारों का यूपी बिहार वाला एक कंफर्ट जोन रहा है। इस बार ये जोन ब्रेक होता लगता है, और अगर आप इंदौर से ताल्लुक रखते हैं तो आपको इंदौर और उज्जैन की जो एक अपनी भाषा शैली है, क्यों भैया, वो आपको इसमें जरूर सुनने के लिए मिलेगी, और वो सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा। खैर, इस नए एक्सेंट और सेंसिबिलिटी वाले किरदार में पंकज का काम बेहतरीन लगा। जिन सीन्स में वो बोलते नहीं हैं और चुप्पी साधे सिर्फ रिएक्ट करते हैं, उनमें भी पंकज का हुनर चमकता है। यामी एक बार फिर दिखाती हैं कि भैया उन्हें क्यों दमदार एक्टर्स कहा जाता है। गोविंद नामदेव, पवन मल्होत्रा, विजेंद्र काला और अरुण गोविल जी ने हमेशा की तरह अपना काम बहुत अच्छे से निभाया है। अक्षय कुमार का किरदार कहानी में एक दैवीय शक्ति का है, और वो पहली फिल्म की तरह इस बार भी स्क्रीन पर लेट आते हैं, पर आके छा जाते हैं। OMG2 एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को ह्यूमर के मजेदार डोज के साथ जनता तक पहुंचाने वाली फिल्म है। अमित राय की यह फिल्म थिएटर्स में परिवार के साथ देखने लायक है। अगर आप इस फिल्म के लिए थिएटर तक जाते हैं तो इस कहानी का आधा मुद्दा ऐसे ही हल हो जाएगा। मेरे हिसाब से बिना किसी कंट्रोवर्सी को देखे हुए ये मूवी आपको अपने परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाई गई मूवी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।